जय हिंद। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्राउन रूल के कुछ एक्ट्स को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है ना दोस्तों। और इन तीनों एक्ट के बाद ये पहला यूनिट है ना हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, उसमें मैंने सारा अपलोड कर चुका है ना दोस्तों। अब क्या है ना, मैं इन वीडियोस को है ना अपलोड ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। अब मैं इसको तोड़ के अपलोड कर रहा हूँ भाई, बिकॉज रीज़न बिंग कि अपलोड होने में आपको भी पता है ना दोस्तों इश्यूज़ आते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। क्योंकि आप पहली वीडियो अगर आप देखें ना वो 1 घंटे से ऊपर वीडियो है ना, इसीलिए मैंने इन वीडियोस को तोड़ के आपको अपलोड कर रहा हूँ। बस आप जाना है सिंपल से जाके प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। इस वीडियो में हम समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बस अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए, हाईलाइटर ज़रूर रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना वहाँ जाके आप इजीली इसको हाईलाइट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। बस मेरा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी किताब को कंप्लीट कर लूँ, और आप भी अपने साथ हार्ड कॉपी रख के एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी समझना हो ना फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ इंडियन पॉलिटी के बाद बहुत सारे कुछ है ना अपलोड करने हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी है ना करता हूँ। इसके लिए बस सिंपल से आपको क्या करना है, अपने साथ हार्ड कॉपी रखना है ना फ्रेंड्स। अब इसमें जो पहला जो है ना टॉपिक वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आप बस आई होप आपने किताब आगे रखे होंगे, बस मैं किताब से ही थोड़ा थोड़ा। अब ये जो है ना, मैं आपको पहले भी बोला, ये जो फर्स्ट यूनिट है ना इसको मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। अब जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो अगर आप देखेंगे ना वहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना के रखे हैं ना। रीज़न बिंग कि ये जो है ना फर्स्ट यूनिट, इसमें मुझे आपको डीपली थोड़ा पॉलिटिकल बेस को भी पढ़ाना था ये वो, फिर इससे ना वीडियो लंबा हो जाता था। इसलिए बस मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपनी किताब को आगे रखा हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या होता है ना दोस्तों, 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करता है, फर्स्ट टाइम, ये पहले टाइम क्या डिक्लेयर करता है कि भाई हम एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने जा रहे हैं इंडिया में। ये लाता हुआ तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ वादे थे ना कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने जा रहे हैं इंडिया में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1919 में, और इनेक्ट आता है ना, और ये फोर्स में आता है 1921 में है ना। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहते हैं मोंटागू चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना, मोंटागू चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। वाई मोंटागू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चिल्मसफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो पहले के इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है ना, 1909 है ना, उसको कहते थे मोरले मिंटो रिफॉर्म। बट ये जो एक्ट है ना इसको कहते हैं एक्ट ऑफ 1919 को मोंटागू चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ये आप किताब के आगे रखे होंगे, और अगर आपके पास किताब भी नहीं होगा, एयरफोन अपने कान में डालिए और अच्छे से सुनिए ना। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट में रिलैक्स करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को है ना, मतलब डिसेंट्रलाइज का प्रोसेस ये कर रहे हैं ना। आप क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, सेंट्रल का कंट्रोल को है ना रिलैक्स करते हैं किसके ऊपर, प्रोविंस के ऊपर। पहले क्या होता था, सारा कंट्रोल सेंट्रल ही एंजॉय करते थे। अब इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती है प्रोविंसेस को, किसके लिए, अपना सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स का मतलब वो जिसमें मतलब वो नियम बना सकते थे। जैसे कोई सब्जेक्ट्स हुआ यूनियन, आज के टाइम पे हमें क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्यूरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट हुआ जो यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर नियम बना सकता है, स्टेट लिस्ट हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट इंजॉय कर मतलब नियम बना सकते हैं, कंक्यूरेंट लिस्ट हुआ दोनों मिल के है ना। अब इसमें क्या बोला कि भाई जो प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो अपना खुद नियम अपने मतलब बना सकते हैं ना दोस्तों, अपने ही सब्जेक्ट्स के ऊपर। हाउ आर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू, बट इसमें क्या हुआ ना, तो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है ना, गवर्नमेंट का मेन जो है ना मतलब पूरा स्ट्रक्चर वो क्या अभी भी इसमें कंटिन्यू था यूनिटरी बेस पे। यूनिटरी मीन्स सेंट्रलाइज बेस पे, जो केंद्र से होगा वही होगा। इसमें क्या कर दिया ना दोस्तों, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को है ना 2 हिस्सों में बांट दी। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। अब वो ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है ना, अब ये क्या करेगी, ये करेगी गवर्नर है ना, ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगी इस ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को। किसके एडवाइस पे, किसके एड पे, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मिनिस्टर्स बैठे ना, अब ये एडवाइस करेगी मिनिस्टर्स किसको, गवर्नर को, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को नियम को बनाने के लिए।
अब इस ट्रांसफ़र में होता कुछ नहीं था, ट्रांसफ़र कुछ नहीं किया था भाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स बैठे थे, क्या आपको लगता है ब्रिटिशर्स कुछ देने वाले हैं? कुछ भी नहीं। और रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या था ना दोस्तों, गवर्नर एडमिनिस्टर करते थे ये अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, है ना, अपने ही मतलब नियम को छोड़ते थे, खुद बनाते थे और खुद छोड़ते थे ना, इम्प्लीमेंट करते थे। और इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। दैट मीन्स अब रिजर्व सब्जेक्ट क्या था, ऐसे ऐसे मतलब अपने पास रखा पावर्स को, जो ब्रिटिश ज़्यादातर मतलब जैसे रेवेन्यू कमाना, टेरिटरीज़ के ऊपर राज चलाना, ये सब अपने पास रखा। अब जो फजूल के जो कुछ काम के नहीं था ना, वो कर दिया ट्रांसफ़र कि भाई ले लो तुम लोग भी थोड़ा खाओ। कुछ नहीं होता था फ्रेंड्स। इससे क्या हुआ, एक डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस होना शुरू हो गया ना, डुअल हुआ ट्रांसफ़र, सेकंड हुआ रिजर्व। इस डुअल को कहते हैं डायरकी, है ना, आपकी किताब में है। डायरकी का मतलब हुआ डबल रूल, है ना। बट ये ज़्यादा टाइम के लिए हुआ नहीं, ये अनसक्सेसफुल हो गया ना फ्रेंड्स। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखा है फ्रेंड्स कि पहली बार बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ, है ना फ्रेंड्स। बाई कैमरल हुआ, इंडियन पार्लियामेंट जो है ना वो बाई कैमरल है। अपर हाउस दैट मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा, दैट इज़ बाई कैमरलिज्म। पहली बार बाई कैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके बनाते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब इस बाई कैमरल लेजिस्लेचर में कितने हाउस होता है? 2। अपर हाउस सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना दोस्तों। अब जो मेजोरिटी ऑफ द जो मेंबर्स हैं ना दोनों काउंसिल के अंदर, अपर हाउस और लोअर हाउस, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब ये ब्रिटिशर्स है ना दोस्तों, ब्रिटिशर्स ये डायरेक्ट कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता था फ्रेंड्स। अब डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता था पता है आपको? बड़े बड़े जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जैसे आपके एक पॉइंट लिखा है ना, ये जो किस में है ना, ये जो 6th पॉइंट में आप चेक करिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जो गवर्नमेंट सरकार ब्रिटिश सरकार को टैक्स दे रहा है। अब जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे क्या मतलब हुआ, जो वेस्टर्न एजुकेशन जिन बोला था ना मैंने पहले की वीडियो में, वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स वो अपने ही कुछ आइडिया से अपना जो है ना थॉट प्रोसेस जो है ना वो इंग्लैंड के माइंडसेट को डाल दिया था, वही हुआ उनका वेस्टर्न एजुकेशन। इनको ही मतलब क्या करते थे, वो जाके इलेक्ट करते थे। कोई जो नीचे सेक्शंस है ना इंडियन सोसाइटी के नीचे के सेक्शन, जैसे कोई ज़मींदारी हुआ, खेतीबाड़ी जो करते थे बेचारे ज़मींदार पीजेंट्स, उनको कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था। ये हुआ 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे 6 मेंबर्स, है ना। 6 मेंबर्स में से जो 3 होगा ना वो इंडियन होंगे। अब जो ये 3 होंगे ना इंडियन, ये कमांडर इन चीफ कभी नहीं बन सकते हैं ना, आर्मी के कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते हैं, ये इस एक्ट में बोला। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने और बढ़ावा दे दिया। कहाँ तक पहुँच गया? 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। मतलब ब्रिटिशर चाहते ही थे कि इंडिया का सोसाइटी जो है ना वो बांटे रहे, मतलब एक कम्युनल इस पे लाइन पे, उसी कम्युनल लाइन पे ये अपना मतलब जो करना होता था ना, ब्रिटिशर्स करने आए थे, रेवेन्यू कमाना, है ना, लोगों को दबा के रखना, ये करने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। किन किन के ऊपर, किन कम्युनिटीज़ के ऊपर एक्सटेंड किया आप? 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ये हुआ 5th पॉइंट। 6 पॉइंट जो मैंने आपको पहले बोला ऊपर की, बट डायरेक्ट इलेक्शन जो देते थे ना वो कुछ लोग ही देखते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होता है, टैक्स होता है और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे ना। 7th पॉइंट में लिखा है फ्रेंड्स कि एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बनाई जाएगी। कहाँ पे? लंदन में। जैसे होता है ना आज के टाइम राजदूत, हमारे भारतीय राजदूत होता है अलग अलग कंट्रीज़ में। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध चल रहा था ना, तो हमारे वहाँ पे राजदूत ने बहुत मतलब अपना ये दिखाया ना, मेजर रोल रहा वहाँ। जो हमारा इंडियन स्टूडेंट्स थे ना वहाँ पे पढ़ने गए होते, उनको निकालने में। इस तरह के अलग अलग कंट्रीज़ में हमारा क्या है, राजदूत है। इंडियन एम्बेसी बाहर की कंट्रीज़ में, वहाँ पे क्या होता है, हमारे एम्बेसडर राजदूत। अब एक हाई कमिश्नर बिठाएगी कहाँ पे? लंदन में। अब ये लंदन में जो हाई कमिश्नर बैठेगी ना, और ये किसके बोले, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ना, उसके कुछ काम को इसको दे दे कि भाई आप इंडिया में क्या चल रहा है ये वो सब। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर, वो तो आएंगे नहीं बार बार इंडिया में, है ना, दौड़ के, तब कि वहाँ से फिर आपको लंदन से निकलना है, फिर अटलांटिक ओशन को पूरा आधे को कवर करना है, फिर केप ऑफ गुड अफ्रीका के जो नीचे से, वहाँ से शिप में बैठ के ऊपर आना है। इस तरह के उसको काम जनरेट नहीं लेना चाहते थे, है ना। इसने क्या कर दिया, एक कमिश्नर बिठा दी भाई,
कि जाओ तुम देखो क्या है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहाँ बैठते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये रिपोर्ट करते थे। सिंपल सी बात, ये हो गया 7 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या लिखा है ना दोस्तों, एक पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद आई, एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद आई क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन, किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर। हैंस इससे क्या हुआ, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। कब? 1926 में। किसके लिए? फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट के लिए। ये हुआ 8 पॉइंट। अब 9 पॉइंट में क्या होता है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 पॉइंट है ना दोस्तों, इस पर हाईलाइट करना है। जो मैं बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। जहाँ पे आपको भी लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने किताब आगे रखे होंगे विद बिस्किट चाय के साथ। मज़ा आता है ना फ्रेंड्स। It separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budgets। अब इसमें क्या हुआ ना दोस्तों कि जो प्रोविंसेस है ना, उनको भी बोला भाई कि अपना जो बजट है ना वो आप खुद मतलब बजट पास कर सकते हैं अपने काउंसिल के अंदर। पहले क्या होता था, जो सेंट्रल से जो बजट आते थे ना वो सेंट्रल में ही होते थे, जो सेंट्रल से होता था वही होता था। अब इस एक्ट में क्या बोला कि प्रोविंसेस को बोला कि भाई जैसे आज के टाइम पे होता है ना, हमारा पार्लियामेंट के अंदर बजट होता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने असेंबलीज में बजट पास होता है ना। इस तरह से बोला कि भाई अब प्रोविंसेस को दे दिया अपना जो बजट करने का पावर, इनेक्ट करने का पावर दे दिया इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसको मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं ना फ्रेंड्स। अब 10th में क्या है ना दोस्तों, अब एक स्टेचुटरी कमीशन बिठाई जाएगी। अब ये स्टेचुटरी कमीशन क्या करेगी कि 10 साल के बाद, यानी 1919 से लेके 1919 से लेके 1929 में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला, जो हमने अभी जो बनाए हैं ना कुछ रूल्स, ये ट्रांसफ़र वांसफर सब भी बोला कि भाई इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए एक स्टेचुटरी कमीशन को अपॉइंट किया है ना दोस्तों। ये हुआ आपके 10 पॉइंट। अब इसके बाद क्या होता है, ये दो चीज़ें होता है। एक है साइमन कमीशन, दूसरा है कम्युनल अवार्ड, है ना दोस्तों। वो आप अपने किताब में देखिए, किताब में ही है ना दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद क्या होना दोस्तों, नवंबर 1927 को इटसेल्फ उनको करना था ना 1919 से 1929, 10 साल के लिए। उससे 2 साल पहले है ना क्या हुआ, 2 years बिफोर द शेड्यूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम 7 मेंबर स्टेचुटरी कमीशन को बैठाने जा रहे हैं। अब इस 7 मेंबर स्टेचुटरी का कमीशन के जो चेयरपर्सन होगा ना, चेयरमैनशिप, वो होगा सर जॉन साइमन। दैट इज़ वाई दिस कमीशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो चेयरपर्सन है ना वो होगा सर जॉन साइमन। अब वो रिपोर्ट करने के लिए कि इंडिया के जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कैसे चल रहा है। ऑल द कमीशन जो है ना, इस कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स है सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स। और हमारे यहाँ के सारे पार्टियों ने इसको क्या की, बाइकआउट की। भाई हमें क्यों नहीं बिठाने दे रहे हो, इसमें बैठने दे रहे हो। अब इस कमीशन ने जो है ना अपना जो रिपोर्ट सबमिट की कब, 1930 में, और रिकमेंड किया, और इस ब्रिटिश सरकार को रिकमेंड किया कि भाई जो डायरार्की बना है ना आपने, जो ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट, इसको करो भाई ख़त्म, पहली बात। दूसरी बात बोला कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहा है ना इंडियंस को, वो करो एक्सटेंड। और बोला कि भाई फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, है ना। फेडरेशन सब ग्रुप मतलब एक बनाओ, है ना, जहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट है ना कर सकते हैं ना। फेडरेशन ऑफ बनाओ किसके बीच में, प्रिंसली स्टेट हो। आप आ गया प्रिंसली स्टेट, इसमें घुस गया भाई, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के बीच में फेडरेशन बनाओ। फेडरेशन बना के करते क्या थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इंग्लैंड में बैठ के जो बोलते थे ना वो करते थे, उनको करना पड़ता था। और इस कमीशन ने बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड करो, है ना भाई। ये ब्रिटिशर्स, इनका देखना आप मतलब माइंड सेट आप खुद देख सकते हैं ना। इन्होंने बोला भाई जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ना उसको करो एक्सटेंड एंड सो ऑन। और इसने क्या की कि भाई एक प्रपोजल इस कमीशन ने तैयार की और बोला कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई जाएगी आगे ब्रिटिश सरकार। और इसमें कौन कौन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, ब्रिटिश इंडिया होगा एंड प्रिंसली स्टेट। ये जो 3 है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, ये 3 इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब बिठाया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस इस डिस्कस पे क्या हुआ, एक वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक वाइट पेपर तैयार की किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, है ना।
इस चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए कि डायरकी को ख़त्म करेंगे, ये सारे एक वाइट पेपर लेके आई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के वाइट पेपर को सबमिट करना था कहाँ पे, ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और ये इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, द रिकमेंडेशन दिस कमेटी। अब ये किसके कमेटी पे, ज्वाइंट सेलेक्ट की कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो एक बहुत मेजर चेंज होता है ना, वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 है ना, एक कंक्लूजन बन के आता है यही इस रिफॉर्म्स के थ्रू। वाइट पेपर जो तैयार कर रहा है, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, ये हुआ साइमन कमीशन। उसके बाद एक होता है कम्युनल अवार्ड। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, रमसे मैकडोनल्ड कौन था, तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ना, प्रधानमंत्री है ना, इसने क्या बोला कि भाई जो हम कम्युनल है ना, कम्युनलिज्म का हम और भी बढ़ाने जा रहे हैं भाई, और भी बढ़ाने जा रहा है। अब इसमें क्या होगा ना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, जिसके पास ये दे के रखा था ना पहले की एक्ट्स में। अब इसको ये बढ़ाने जा रहा है भाई, कहाँ तक बढ़ाने जा रहे हैं, डिप्रेस क्लास, जो लोअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भाई हम उनको भी कम्युनली हम ये करने जा रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट जो आते थे। गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी हो गया नाराज़, हमारा फादर ऑफ नेशन है ना, फादर ऑफ नेशन हो गया नाराज़। और इन्होंने बोला कि भाई जब ये सुना ना कि डिप्रेस करा, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाने जा रहे हैं, इन्होंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ फास्ट अनटू डेथ के लिए। कहाँ जा रहा हूँ, येरावाड़ा जेल पुणे में, येरावाड़ा जेल पुणे में मैं किसके लिए जा रहा हूँ, फास्ट अनटू डेथ के लिए। और मॉडिफाई करूँगा किसको, इस अवार्ड को, कम्युनल अवार्ड को। बट क्या हुआ ना दोस्तों, लास्ट पे एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक एग्रीमेंट साइन होता है भाई कांग्रेस लीडर्स और डिप्रेस क्लास के बीच में। अब डिप्रेस क्लासेस में कौन था, हमारा B.R. अम्बेडकर जी है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन B.R. अम्बेडकर जी किस कम्युनिटी से थे, डिप्रेस क्लासेस है। इनके साथ क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। और ये एग्रीमेंट किसके फॉर्म में आता है, पूना पैक्ट हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में या हिस्ट्री के क्लास में, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पैक्ट है ना फ्रेंड्स। अब इस पूना पैक्ट को साइन होता है, और इस पैक्ट में क्या बोलता है कि भाई जो हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट बन के रहेंगे, हम ये कम्युनल वम्युनल हम नहीं मानेंगे। गांधी जी और डिप्रेस क्लास के जो है ना B.R. अम्बेडकर जी, साइन हुआ तो इनमें बोला कि हम एक हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट हमेशा रहेंगे, एंड रिजर्व सीट दे दी किनको, डिप्रेस क्लासेस को। ये हुआ कम्युनल अवार्ड। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या होता है, आप देखिए इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे देती है कहाँ पे, इंडिया में। अब ये बहुत ही बड़ा लेंथी डॉक्यूमेंट है, 321 सेक्शंस है, 10 शेड्यूल्स हैं। अब जो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म भी हैं वो आप अच्छे से समझे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एक्ट में है ना दोस्तों, एक्स्टेब्लिश कर दी, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या एक्स्टेब्लिश कर दिया, ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इस ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या होगा, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। दैट मीन्स जो प्रोविंस थे ना और जो प्रिंसली स्टेट जहाँ पे राजा रजवाड़ों का राज था ना, उनको बना दिया ऑल इंडिया फेडरेशन एज यूनिट्स, मतलब अलग अलग यूनिट्स बना दिया, एज काइंड ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं ना, यूनिट्स बना दिया। अब इस एक्ट में क्या कर दिया था ना दोस्तों, और इन यूनिट्स के जो पावर है ना उसको क्या कर दिया, 3 लिस्ट बना दिया। अब जो यूनिट्स है ना, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को मिलाकर बना दिया क्या, यूनिट्स। अब इस ये जो अंदर के जो पावर चलेंगे ना उसको बना दिया 3 लिस्ट में, फेडरल लिस्ट। और इसके अंदर कितने आइटम्स होंगे, 59 आइटम्स जो फेडरल सेंट्रल से चलेगी। प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंस के अंदर खुद नियम बना सकते थे, उसमें 54 आइटम्स थे। और कंक्यूरियन लिस्ट जिसमें 36 आइटम्स थे। जो रेजिडरी पावर होता है ना, जो थोड़ा जो बचते थे पावर, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं ना, वो किसके हाथ दिया, वायसरॉय को दे दिया। बट ये कभी आया ही नहीं, ये जो बोला है ना ये प्रिंसेस, ये फेडरेशन बनाएंगे हम, लिस्ट विस्ट, ये कभी आया ही नहीं फोर्स में। क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने तो इसमें ज्वाइन ही नहीं किया था, तो कहाँ से आएंगे, है ना। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है ना दोस्तों, इसने क्या कर दिया, डायरकी सिस्टम को ख़त्म कर दिया कि अब भाई जो प्रोविंस है ना वो एक ऑटोनोमस है, वो खुद ऑटोनॉमी है, अपने हिसाब से खुद नियम बना सकते हैं ना, और अपने हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। अब इस एक्ट में क्या कर दिया ना दोस्तों,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया कहाँ पे, प्रोविंसेस को। अब क्या करेगी, अब ये प्रोविंसेस गवर्नर जो है ना रिक्वायर्ड होगी किसी भी नियम को बनाने के लिए। अब ये गवर्नर को कौन एडवाइस करेगी, मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मिनिस्टर्स बैठे ना, अब ये गवर्नर को एडवाइस करेगी किसी भी नियम को ये करने के लिए, है ना दोस्तों। आज के टाइम पे क्या होता है ना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इस टाइप के बनाया है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, ये जो अटोनमी दे दी ना, ये आई थी 1937 में। 1935 में बोला था कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, अटोनमी दे देंगे, बट आया था ये कब, 1937 में। बट ये ख़त्म हो गया कब, 1939 में ये फिर से ख़त्म हो गई। क्यों, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1939 में, है ना। अब ब्रिटिश सरकार लग गया ना सेकेंड वर्ल्ड वार में, फिर ये वादे करते हैं कि भाई क्रिप्स मिशन को भेजते हैं, फिर ऑगस्ट ऑफर देते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं ना। फिर आते हैं कैबिनेट मिशन, ये चीज़ें कुछ करते भी नहीं थे ये, हमारे सिर्फ यहीं ऊपर नीचे करते रहते थे ना। हम बोला कि भाई आप वार में आ जाओ, फिर हम वार के बाद आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो लिखा है ना दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें बोला है जो भाई डायरकी का सिस्टम है ना, वो आना चाहिए सेंट्रल लेवल पे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में था ना, उसको बोला कि भाई इसको ख़त्म करने चाहिए, अब इसको लाना चाहिए कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे। और सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने चाहिए किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, जो पहले प्रोविंस में बनाए थे ना, बट ये कभी आया ही नहीं ऑपरेशन। ये जो है ना ऑपरेशन कभी ऑपरेट ही नहीं हुआ, ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद फोर्थ जो है ना दोस्तों, और जो 11 है ना, 11 प्रोविंसेस कौन कौन था, वो मैंने आपको इसमें बोल दिया था कि इसमें सेकेंड वीडियो में आपने चेक कर सकते हैं। 11 प्रोविंसेस है ना फ्रेंड्स, वो आप सेकेंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट के नोट्स एंड रेफरेंस में देख सकते हैं। वहाँ पे 11 प्रोविंसेस के नाम लिखे हैं, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल एंड आसाम, है ना। अब जो ये 11 प्रोविंसेस जो मैंने बोला ना, इनमें से जो 6 में प्रोविंसेस है ना, इनको दे देंगे हम क्या, बाई कैमरलिज्म, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी कौन कौन था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाई कैमरल बना दिया। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होगा, अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। बट इसमें है ना दोस्तों बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रखा। अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि इंडियंस को हम, ये ऐसे ही बोलते थे, वादे बड़े करते थे, करता कुछ नहीं था, है ना। ये हुआ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या हुआ ना दोस्तों, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया भाई, और बढ़ा दिया। कहाँ पे, डिप्रेस क्लास तक, है ना। उसमें शेड्यूल कास्ट जो आता है, वुमेन और लेबर वर्कर्स को भी, वर्कर्स तक भी नहीं छोड़ा दोस्तों अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने। कम्युनलिज्म को है ना इतना बढ़ा दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि भाई जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, जो बना था कब, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, है ना, ये इसको कर दिया भाई ख़त्म। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को के साथ क्या बना दिया, एक टीम ऑफ एडवाइज़र, है ना दोस्तों। 1858 में क्या बनाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ 15 मेंबर काउंसिल बनाया था ना, उसको कर दिया ख़त्म। अब एक टीम ऑफ एडवाइज़र दे दी किसके साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के साथ। अब वो किस लिए दे दी, आप ब्रिटिश हो, ब्रिटिश तब के ब्रिटिशर्स ही जानते थे ना। अब जो है ना वोटिंग करने का राइट, जो मैंने पिछले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बोला था, कुछ लोगों को ही थे प्रॉपर्टी जिसके पास है, टैक्स जो देते थे गवर्नमेंट को, जो पढ़े लिखे थे। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, 10% ऑफ टोटल, अब 10% है ना उनको दे दिए वोटिंग का राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हुआ 7 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या लिखा ना दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया, किस लिए, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल के लिए हमारे कंट्री के। पता चल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बन गया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जो आज के कहाँ पे है, मुंबई में। इसके बाद बना दिया भाई एक पब्लिक सर्विस कमीशन को कर दिया एक्सटेंड। क्या क्या बनाया, फेडरल पब्लिक और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो पहले ही बना के था 1919 के एक्ट में, है ना, और 1926 में वो लागू हुआ था रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स के लिए। अब इसको कर दिया एक्सटेंड, कहाँ क्या क्या बना दिया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंस जो होते थे ना, वो भी रिक्रूटिंग कर सकते हैं सिविल सर्वेंट्स को, जैसे आज होता है ना UPSC यूनियन लेवल पे, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हुआ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन,
हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टाइप के प्रोविंसेस को भी दे दी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और दोनों के बीच में भी और एक रखा जिसको नाम रखा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, है ना, कि एक और एक से ज़्यादा अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई छोटा प्रोविंस होगा, वो ब्रिटिश सरकार बोलते थे कि भाई यहाँ पे इतना हमारे पास बजट नहीं है, तुम एक काम करो किसी और एक प्रोविंस के साथ मिल जाओ और इनके साथ रिक्रूट हो जाओ, है ना, उसको कहते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 10th पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, फेडरल कोड बनाए कहाँ पे, फेडरल कोड बनाए कब, 1937 में। ये हुआ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यह है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसमें क्या हुआ ना दोस्तों, 20 फरवरी 1937 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब के थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर किया था कि भाई ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म होने जा रहा है, कब तक, जून 30 1948 तक, है ना दोस्तों। अब जो इसके बाद इसने क्या बोला कि भाई जितने भी पावर्स हैं ना वो हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं किसके पास, रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, हमारे इंडियंस को देने जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग नाराज़ हो गए और इन मुस्लिम लीग ने क्या किया, एजिटेट करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये क्या चाहते थे, हमारा एक अलग कंट्री होना चाहिए। और जून 3 को 1947 में, जून 30 1947 में क्या होता है कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है ना क्लियर कर देती दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करते हैं कि भाई एनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम फ्रेम करने जाएंगे, कौन करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया जो बना था कब, 1946 में, वो, है ना, मतलब अब ये क्या बोल रहा है, एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक क्या तैयार करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया था 1946 में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये दो डिमांड कर रहे हैं ना मुस्लिम लीग, हमें इंडिपेंडेंट चाहिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अब उनके मर्ज़ी है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करें, है ना दोस्तों। अब मुस्लिम लीग तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो एक अलग स्टेट चाहते थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे ना, अब वो मतलब मर्ज़ी है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ये बोला जून 3 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके बाद सेम डे, इसी दिन क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय ऑफ इंडिया होते थे तब, क्या है ना, इसने क्या कर दिया, हमारे कंट्री को पार्टीशन कर दिया, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं और माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं ना दोस्तों। दोनों ने एक्सेप्ट किया, किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने, है ना, मतलब मजबूरी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, है ना भाई, खून खराबा था, देश में मार काट बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, इससे मजबूर हो गया। इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया कब, 1947 में। अब इसमें क्या क्या होता है, ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और एक सॉवरेन स्टेट बन जाता है हम 15 अगस्त 1947 में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होता है भाई, 2 डोमिनियन बन जाता है, एक इंडिया दूसरा है पाकिस्तान, और अपना अपना राइट दे देती है ना, और उनको बोलते हैं आपके राइट है कि आप कॉमनवेल्थ के साथ रहे या ना रहे। कॉमनवेल्थ वो स्टेट हुए जो कभी ना कहीं किसी टाइम ब्रिटिश रूल के अंडर रहा हो। इनको बोला कि भाई अपना राइट है, जो करना है करो, ज्वाइन करो या ज्वाइन मत करो, हमारे कोई वो नहीं है। इसके बाद क्या कर दिया, वाइसरॉय के ऑफिस को कर दिया ख़त्म, टाटा बाय बाय, एक गवर्नर जनरल के ऑफिस बना दिया। और ये गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगी, ब्रिटिश के किंग, इंग्लैंड से बैठ के। अब ये जो ब्रिटिश के किंग करेंगे ना, मगर ये किसकी एडवाइस पे करेगी, डोमिनियन कैबिनेट। डोमिनियन कैबिनेट मीन्स इंडिया के कैबिनेट और पाकिस्तान के कैबिनेट। अब ये क्या करेगी, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट टू द। अब ये जो हिज मैजेस्टी मीन्स ब्रिटेन का जो किंग है ना, अब वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होना दोस्तों, अब ये इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ऑफ 2 डोमिनियन। इंडिया एंड पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज बनाए थे ना, टू फ्रेम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और कोई जब ब्रिटिश सरकार ने जब प्रीवियसली एक्ट्स बनाए थे ना, उनको रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ना 1947, इसको भी रिपील कर सकते हैं। बोला कि भाई ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाए हैं ना दोनों डोमिनियन के लिए, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम कर सकते हैं, और जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था ना उसको भी रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ये वाला एक्ट 1947 वाले एक्ट को भी। ये हुआ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला कि भाई दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के, दोनों डोमिनियंस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को लेजिस्लेट कर सकते थे अपने अपने टेरिटरीज़ पे, कि इंडिया अपने
टेरिटरीज पे लेजिस्लेट करना, पाकिस्तान अपने टेरिटरीज के ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं, ये बोला। तब तक है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज है ना, कब तक कर सकते हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना हो और एनफोर्स ना हो, है ना दोस्तों। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या होगा, हमारा अपना संविधान के हिसाब से चलेगी, है ना। अब कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कुछ भी पास नहीं करने वाले हैं आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद। हो गया, बुरी बिस्तर बांधो और चले जाओ ब्रिटिशर्स यहाँ से। जब तक नहीं करेगी तब तक यहाँ के लेजिस्लेचर कंसर्न ना हो। अब कहाँ होंगे ना, बहुत हो गया ब्रिटिशर्स के ना। इसके बाद क्या कर दिया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी को कर दिया ख़त्म, एंड इसके बदले किसके दे दिया, ऑफिस, इसका पावर दे दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को, ये पावर दे दी, है ना। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश का जो पेरमेंटेसी है ना पावर, वो ख़त्म हो जाती है कहाँ पे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, है ना, लेफ्ट हो जाते हैं ना। इसके बाद लिखा है फ्रेंड्स 8 पॉइंट, जब अब ये प्रिंसली स्टेट को बोला कि भाई, और एक इन्होंने ये कर दिया कि भाई आप आपकी ही मर्ज़ी है कि आप या इंडिपेंडेंट रहो या पाकिस्तान के साथ जाओ या इंडिया के साथ जाओ, है ना। ये हुआ 8 पॉइंट। 9 पॉइंट में क्या बोला कि भाई, इट प्रोवाइड्स गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन एंड प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम, है ना। कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था ना 1935 में, कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से गवर्नेंस करें अपने डोमिनियंस के ऊपर, तब तक के लिए जब का आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं है, और आप इस में ना मॉडिफाइड भी कर सकते हो। ये हुआ 9 पॉइंट। 10th पॉइंट में क्या लिखा है ना दोस्तों, ब्रिटिश मोनार्क जो है ना किंग, उससे अपना जो वीटो पावर है ना उसको छीन लिया कि भाई ब्रिटिश मोनार्क जाओ, तेरा काम ख़त्म। गवर्नर जनरल को दे दी ये पावर, है ना। गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था किसने, ब्रिटिश के किंग ने, है ना। उसको दे दी किसी भी पावर के ऊपर असेंट करना, किसी भी लॉ के ऊपर असेंट करना, फिर उसको कानून बनाना। इसके बाद क्या होना दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनल हेड बनाया। आज के टाइम पे नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, है ना। रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो गवर्नर जनरल ना, इस दोनों प्रोविंशियल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और साथ में गवर्नर ऑफ प्रोविंस को बना दिया नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड हुआ टेटुलर हेड, जिसका कोई मतलब वैल्यू क्या बोलेंगे हम, जिसका कोई है ना सुनते भी नहीं है ना, नाम कम सुनते हैं। अब जो है ना नियम बनाएंगे ये जो दोनों है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंसेस के गवर्नर्स, किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इन ऑल मैटर्स, किसी भी मैटर्स पे। इसके बाद होता है कि भाई जो गवर्नमेंट एम्परर जो था ना इंडिया के, रॉयल किंग ऑफ इंग्लैंड, इसको कर दिया ख़त्म, है ना दोस्तों। अब जो है ना इसके बाद लास्ट के पॉइंट है ना, सिविल सर्विस के रिजर्वेशन को, पोस्ट को डिसकंटिन्यू किया। इसके बाद जो भी रखेंगे वो जो पहले थे वो अपना जो बेनिफिट्स इंजॉय करेंगे। ये हुआ लास्ट पॉइंट। अब अपने हिसाब से देखिए, ज़्यादा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है इसके बाद, 14 और 15 अगस्त में, 14 अगस्त को होता है पाकिस्तान आज़ाद, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो जाता है। 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म, सारा पावर इंडिया और पाकिस्तान के अपने अपने डोमिनियन बन जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन बनता है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया, फ्री इंडिया, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी को बनाते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेड इन 1946 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन, है ना। इंडियन डोमिनियन की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था ना 1946 में, वो पार्लियामेंट बनता है हमारा। उसके बाद है ना कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स आता है। ये हुआ आपका चैप्टर फर्स्ट कवर। इसको मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके एक एक करके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैंने अपलोड कर चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम जल्दी से जल्दी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को करेंगे कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।